जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हम फिजिक्स से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब सबसे शानदार टॉपिक है ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन, उसका हम रिवीजन कर रहे थे और अभी तक हमने उसके 2 रिवीजन लेक्चर कर लिए हैं। अभी हम रोटेशनल मोशन का रिवीजन लेक्चर 3rd शुरू करेंगे और हम सेकंड वाले लेक्चर के अंदर हमने टॉर्क से रिलेटेड जो सवाल आपके पास में थे, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो सवाल थे, उन सब पे हमने चर्चा की थी। इस वाले लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कई बार तो क्या होता है, डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछेगा रोटेशन की, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम का यूज हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की तरह अपने आप में एक मेजॉरिटी पार्ट है। मतलब रोटेशन में, जैसे रोटेशन में टॉर्क एक बड़ा रोल रखता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम का भी बड़ा रोल है। इससे डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, आपसे पूछेगा डायरेक्टली बताइए एंगुलर मोमेंटम कितना है, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के पूछ लेगा, या फिर कुछ भी बहुत सारी जगह पे इसका यूज है इस चैप्टर के अंदर। और कुछ डिफिकल्ट सवालों को जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहे होंगे, वो एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से वो आसान बनाए जा सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझें क्या होता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये जैसे ट्रांसलेशन मोशन में मास था, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स था, रोटेशन में टॉर्क था। सिमिलरली जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मोमेंटम का होता है, वो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का होता है। तो ये मतलब अगर आप लिंक करें, जो ट्रांसलेशन में जो मोमेंटम था उससे लिंक्ड है यहाँ पे रोटेशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम। और अगर आप कोई भी पैरामीटर को देख रहे हैं, जैसे टॉर्क को अगर आप देख रहे हैं, टॉर्क बना आर क्रॉस एफ, जो लीनियर पैरामीटर थे, जो ट्रांसलेशन पैरामीटर थे, उसके मल्टीप्लाई में क्रॉस आर आ गया। सिमिलर यहाँ पे भी होता है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे, जो एल से डॉट होता है, वो होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी ये होता है एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या था, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये क्या है, आर क्रॉस पी। तो जो सोल्व करने जो पैटर्न होगा वो दोनों का सेम होगा। टॉर्क भी ऐसे ही एक्सप्रेशन है, मोमेंटम का भी ऐसे एक्सप्रेशन है। जो रिजल्ट्स जो जिस तरीके से हम निकालेंगे वो सब तरीके सेम होंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि आर क्या है, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है आपके पास में ना ये पार्टिकल यहाँ पे। तो अगर आप पूछेंगे भाई इस वाले पॉइंट पे से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा वो ये वाला आर वेक्टर होगा। तो मुझसे पूछे भाई आर वेक्टर की कहानी क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, जिस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ उसको ओरिजिन मान के जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर उस इंस्टेंट पे वो जो होगा दैट इज आर वेक्टर। और यहाँ पे आपके पास में ये वाला एंगल ऐसे को थीटा मान लेता हूँ, इसका मास कुछ m मान लिया। तो अगर आप इसी कहानी समझ में आ गई, ये सेम कहानी है जो टॉर्क में थी आपके पास में। अब एंगुलर मोमेंटम को अगर आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर आर क्रॉस पी। पी क्या है आपके पास में, पी हो गया लीनियर मोमेंटम। पी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम कितना होता है आपके पास, दैट इज mv। ये पूरा बन गया एंगुलर मोमेंटम mvr। अगर आप क्रॉस वगैरह को ना देखें तो डायरेक्टली mvr बन गया। पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को कंसीडर करें तो ऐसा कुछ सेटअप बनेगा आपके पास में। अच्छा, इसको देखते हैं तो r वेक्टर ये रहा और p वेक्टर इस तरफ है, दोनों एंगल कितना थीटा, क्या बन गया rp cos थीटा, rp sin थीटा, rp sin थीटा। ठीक। अब इसको करने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप मेथड 1 की बात करेंगे, मेथड जैसे टॉर्क में किया था सेम का सेम, क्या आप लीनियर मोमेंटम वेक्टर को क्या कर लीजिए, फुल एक्सटेंड कर लीजिए। लीनियर मोमेंटम p को फुल एक्सटेंड कर लो। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। फिर जो आर परपेंडिकुलर आपके पास में होगा वो निकाल लो। तो जो एल होगा वो कितना होगा, पी मल्टीप्लाई आर परपेंडिकुलर। आप देख लीजिए, अगर आप इसको फुल एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस बनेगी तो कितना बनेगा ये, दिस बिकम आर साइन थीटा। तो कितना आ गया आपके पास में, दिस बिकम एम वी आर साइन थीटा। ठीक। अगर आप मेथड 2 की बात करेंगे, मेथड 2 क्या है, आप p के कंपोनेंट तोड़ दो। आप p कंपोनेंट तोड़ दो, एक r वेक्टर की डायरेक्शन में, एक r वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या करो, ब्रेक कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ r एंड परपेंडिकुलर टू द r। समझ में आ रहा है? तो अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपके पास में mv cos थीटा और एक इधर बन जाएगा mv sin थीटा। तो आपको समझ में आ गया सर इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, सिर्फ इसकी वजह से लेना है। तो कितना आ जाएगा, l इज इक्वल टू mv sin थीटा। तो वही जो तरीके हम टॉर्क में यूज कर रहे थे सेम के सम हम यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम में यूज करेंगे। या तो आप लीनियर मोमेंटम वेक्टर को फुल एक्सटेंड कर लीजिए, आर परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, ये तो सेम जो आप जैसे कंसीडर करते हैं उस तरीके से। तो आप सोल्व करते तो आप एज्यूम कर लीजिए कि लीनियर मोमेंटम नहीं, ये फोर्स है, उस तरीके से सोल्व करके वैल्यू निकालो, जवाब तो सेम ही आना है आपके पास। क्लियर। अब इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ।
जैसे एक ऐसे अच्छी बात है कि ये जो पॉइंट मास था और वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, पॉइंट मास तो क्या रोटेट नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, पर फिर भी इसका एंगुलर मोमेंटम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब की किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आने के उसको रोटेट करना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो पॉइंट मास है जब चल रहा था आराम से, इसने तो कहीं कुछ नहीं घुमा, ये तो आराम से चल रहा था, फिर भी इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन के अबाउट निकालें। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक पार्टिकल है mv, उसका लीनियर मोमेंटम हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट है a, यहाँ पे एक पॉइंट है b, और यहाँ पे एक पॉइंट है c। तो अगर आप a पॉइंट के अबाउट चेक करेंगे, a पॉइंट के अबाउट चेक करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कैसा आएगा, ऐसा आएगा आपके पास। दैट इज इसके अबाउट अगर आप देखेंगे तो l इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, r क्रॉस p ना, तो ऐसा आया। या फिर टॉर्क से देख लो, ऐसे घूमना, मान लीजिए फोर्स था तो ऐसे घुमाता, अभी ऐसे घुमाता तो क्या है आपके पास में, दिस इज क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्लॉकवाइज है। इस बी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो जीरो है, बी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखेंगे जीरो है। सी के अबाउट अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है बच्चों, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगुलर मोमेंटम आया दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यार ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन देख लें टॉर्क की। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ से ये कुछ एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ से भी एक एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये दोनों, तो वैल्यू दोनों की MVL आएगी, इसके बोर्ड भी MVL आएगा क्योंकि आपने P को एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर लेंथ L है। C के बोर्ड भी MVL आएगा। कोई मुझसे बोल दे कि A और B के बोर्ड एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो देख के तो लग रहा है सेम है, पर डायरेक्शन डिफरेंट है, और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो आप दोनों को सेम बोल सकते नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम में आपको डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आप ये गलती मत करिए। कई बार कोशिश करता है, मतलब एग्जाम में सवाल ऐसे देखे कि बच्चा एंगुलर मोमेंटम गलत लिख दे, पर आप बिल्कुल जब भी आप दो एंगुलर मोमेंटम को जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जोड़ते हुए तब ध्यान रखिए कि आप डायरेक्शन के साथ में जोड़ें। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तब पॉजिटिव लिखिए, एक की जो डायरेक्शन है दूसरे की अपोजिट है उसको नेगेटिव लिखिए। जैसे मर्जी एक सिंपल सवाल अगर आपने देखें, एक पार्टिकल था, उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि जब भी ऐसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। अगर ऐसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, ये एच मैक्स पे है, एच मैक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको निकालनी है ना। तो ऐसे पूछ लिया कि जब ये एच एक्स मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, ठीक है। एंगुलर अबाउट ओ एट एच मैक्स, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल हो गया आपके पास में। हाँ भी, तो मैं क्या बोलूँ, टॉप मोस्ट पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, दैट इज u cos थीटा, ठीक है। u cos थीटा होगी टॉप मोस्ट पोजीशन वेलोसिटी। तो अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज r क्रॉस p। तो r क्रॉस p, तो अब कैसे करिए, इसको फुल एक्सटेंड कर लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो कितना है h मैक्स। तो मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा m u cos थीटा मल्टीप्लाई h मैक्स। हम गणित नहीं कर रहे हैं, हमें पता भाई साहब कि आप एंगुलर मोमेंटम को फुल एक्सटेंड कर लीजिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। एच मैक्स हम निकाल सकते हैं, एच मैक्स कितना है, ये इधर बन गया यू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखें दैट इज एम यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये आपके पास में आंसर आ गया एंगुलर मोमेंटम का। बच्चों अभी तक जो हमने, अगर हम डायरेक्टली लिंक करें इसको टॉर्क से, तो हमने सबसे पहले देखा था टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। तो ये जो जितना भी डाटा हमने इससे पहले पढ़ा है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, वो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। अगर आप बात करें एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, तो वही डिफरेंस आएगा जो टॉर्क में आया था। क्या है पता है कि जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ये बनेगा, दैट इज L इज इक्वल टू R क्रॉस PCM सेम की सेम। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे जो R लेना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना आप, नहीं तो आप इससे करें तब भी वही मतलब है। कुल मिला के आप ऐसे कर लीजिए, आप R क्रॉस P लिख लीजिए, R को क्या लीजिए परपेंडिकुलर। फिर वही बात, जो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगे वो कंसीडर करने नहीं है, वही एंगुलर मोमेंटम लेने हैं जो एक्सिस के पैरेलल हैं। वी हैव टू ओनली कंसीडर एंगुलर मोमेंटम
विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, जो परपेंडिकुलर होंगे वो आपको कंसीडर करने नहीं। तो इसमें सेम डिट्टो है हमारा। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एंगुलर मोमेंटम की बजाय फोर्स मान लीजिए, टॉर्क निकाल लीजिए, वही सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सेम की सेम है। मैथमेटिक्स सेम है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चों अभी तक जो भी आपने चीजें देखी है उससे पार्टिकल चल रहा था। अगर मान लीजिए पार्टिकल रोटेट कर रहा, मतलब बॉडी को रोटेट कर रही हो, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम में क्या एक्सप्रेशन है वो थोड़ा दिखा देता हूं। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, of a rigid body rotating about an axis, rotating about an axis। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है आपके पास में, ठीक है, और ये मान लीजिए किसी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आता है वैसे ही आता है। पार्टिकल का एलिमेंट पकड़ के आप एंगुलर मोमेंटम लिखिए, फिर आप सोल्व करके इंटीग्रेट करिए, तो वो आता है आई मल्टीप्लाई ओमेगा। आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, आई मल्टीप्लाई ओमेगा। तो अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ओमेगा के सेंस में एंगुलर मोमेंटम आएगा। आई किसके अबाउट लेना है? आई लेना है एक्सिस अबाउट विच बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी इज रोटेटिंग। क्लियर? ये साउदर्न इंडिया पॉइंट कितना था आपके पास में? आई थिंक 4 नंबर पॉइंट था आपके पास में। तो ये साउदर्न इंडिया पॉइंट नंबर 4 है, ये आपको हेल्प करेगा। पर लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब कब क्या लगाना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है आपके पास में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई मल्टीप्लाई ओमेगा। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। बच्चों अभी हम एक चीज़ देखने वाले हैं, और वो हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए वो चीज़ यूज़ होती है। हम देखेंगे भी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, उसको हम देखने वाले हैं। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर यह चीज़ बहुत फेमस थी, F इज इक्वल टू dp/dt, और बच्चा इसको जानता है कि जो फोर्स आता है वो चेंजिंग मोमेंटम के बराबर आता है। ये ट्रांसलेशन मोशन की कहानी है। अगर आपको मैं बोलूँ यार ये रोटेशन मोशन में चल रहा हूँ, तो आप बोले सर फोर्स लेके आओ यहाँ पे टॉर्क। ये कैसा मोशन था आपके लिए? ट्रांसलेशन मोशन। ठीक, और अभी हम बात करें कौन से मोशन की? रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में देखें तो फोर्स की बजाय क्या था? टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बजाय क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए, और ऐसा आता भी है, आप चेक भी कर सकते हैं। मैं वो चेक करके दिखा देता हूँ डिफरेंशिएट कैसे टॉर्क के बराबर आता है कि नहीं आता। तो एल आपके पास में क्या हो गया? एल हो गया आर क्रॉस पी। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dl/dt, दो वेरिएबल हैं। अगर दो वेरिएबल है, सबसे पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो क्या बनेगा? dr/dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp/dt। सही। अब आप देखिए जो dr/dt है तो वेलोसिटी बन जाएगा ना, ये टर्म क्या बनेगा? दिस इज v वेक्टर, और v वेक्टर और p वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये तो वेलोसिटी वेक्टर बन गया। और मोमेंटम के जो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी वेक्टर की होती है। तो भाई साहब ये पूरी टर्म कितनी बन जाएगी? 0, बिकॉज थीटा कितना है यहाँ पे? 0। ये वेलोसिटी का टर्म बन गया, ये मोमेंटम का टर्म है। और आपको पता है p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर होता है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर और ये v वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? और इसको अगर आप चेक करेंगे तो dp/dt हो गया f। तो यहाँ से मुझे दिखाई दिया dl/dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। ये एक शॉर्टकट तरीके से सवाल सोल्व करवा देगा आपके, मतलब जो सवाल आपके लेंथी हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कई बार आपकी बहुत, मतलब अगर कोई बोल दे भाई साहब तूने ये सवाल 2 पेज में किया, मैं आधे पेज में कर दूंगा, तो उसके पास में यही ट्रिक वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम से आपके पास सवाल इजी हो जाते हैं। ये रिलेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अप्लाई करके जितना सीख लेंगे, मतलब आप सवाल देखेंगे नोट्स के अपने, तो आपको वहाँ पे इसका एप्लीकेशन दिखाई भी दे जाएगा। अब आपको ये चीज पता है कि भाई जो dl/dt है वो टाउ एक्सटर्नल के ऊपर है, dl/dt इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। अगर मैं बच्चों ये बोल दूं, अब हम चलते हैं वहां पे जब ऐसी टर्म थी, तो मैं बोलता था अगर f एक्सटर्नल 0 तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट के अबाउट टाउ एक्सटर्नल 0 है, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। वहां पे क्या था? अगर किसी बॉडी पे एफ नेट 0 है तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या बात करेंगे? अगर किसी पॉइंट के अबाउट टाउ एक्सटर्नल 0 है तो उस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? 0। तो हम क्या बोलेंगे? इफ अबाउट एनी पॉइंट, वो पॉइंट कहीं भी हो, बॉडी के ऊपर हो, बॉडी के बाहर हो, कहीं भी हो, इफ अबाउट एनी पॉइंट
टाउ एक्सटर्नल इज 0, देन अबाउट दैट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम will remain conserved. समझ में आ गया? अगर किसी पॉइंट के अबाउट टाउ एक्सटर्नल 0 है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों? कंजर्व रहेगा. क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इस पे बेस्ड कई सवाल आते हैं आपके पास में. वो लोग बताए वो सिचुएशन थी जिसमें एक वो मतलब ओलंपिक्स में वो गेम होता है ना, वो डांस करने वाला बर्फ के ऊपर, तो उसे मान लो लड़की ऐसे घूम रही है तो तेज ओमेगा, जैसे ही हाथ को ऐसे करेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, बिकॉज वो प्योर रोटेशन कर रही है. और तो इनिशियल जो था हाथ जब ऐसे थे तो एंगुलर मोमेंटम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कम था, और जब आपके बॉडी प्योर रोटेशन करती है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है. तो जब हाथ ऐसे थे तो आई आपके पास में कम था तो ओमेगा ज़्यादा था. जैसे आपने हाथ ऐसे किए तो आई की वैल्यू बढ़ गई तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कई तरीके के सवाल आते हैं. मैं एक सवाल दिखा देता हूँ आपको. मान लीजिए आपसे ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे ऐसे कि कोई रोड है और ये ऐसे ऐसे तो घुमाया जा रहा है ना, ऐसे घुमाया जा रहा है इस एक्सिस के ऊपर, इस रोड को, और इस रोड का मास m है, लेंथ l है. इसका कोई मतलब नहीं, ये फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसका मास m है, एक l है. अब इसके अंदर दो बीड्स है आपके पास में, एक बीड यहाँ पे है और एक बीड यहाँ पे है. इस बीड का मास भी कितना कितना mm है. ठीक, तो आपसे पूछा गया जब ये बीड एंड पॉइंट से पहुंच जाएगी तो ओमेगा कितना बनेगा. सबसे सिंपल सवाल है. मैं बस मतलब पूरे सवाल तो मैं नहीं करवा सकता, इतना टाइम नहीं है. मैंने आपको आइडिया दे दिया भाई, अगर किसी पॉइंट के बोट टाउ एक्सटर्नल 0 होगा तो उसके बोट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये इनिशियली अगर आप देख रहे हैं आई, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं तो वो हो जाएगा आई मल्टीप्लाई ओमेगा. इन दोनों मासेस का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 लेंगे बिकॉज ये बिल्कुल पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के. तो आई किसका आएगा? सिर्फ रोड का आएगा, दैट इज ml²/12 मल्टीप्लाई ओमेगा. ये इनिशियल आ गया. फाइनल अगर आप देखेंगे तो वो एंड्स पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का बन गया ml²/12, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर इन मासेस का आ जाएगा दैट इज ml²/4 प्लस ml²/4 और मल्टीप्लाई ओमेगा डैश. इन दोनों का बराबर कर दीजिए तो ओमेगा मिल जाएगा. क्या इस वाले एक्सिस के अबाउट टाउ एक्सटर्नल 0 था? हाँ था, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस थे वो फ्रिक्शन होगा भाई, फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन इंटरनल है, इस पे भी लग रहा है इस पे भी लग रहा है. तो आपने जो बॉडी मान लिया उसके बीच में जो फोर्स है वो सबके सब इंटरनल है, उसका कोई टोर खाना ही नहीं है. समझ में आ गया? तो एंगुलर मोमेंटम के सवाल कई तरीके के हो सकते हैं. आपने सब सवालों को नहीं देख रहे हैं, पर ये एक अच्छी चीज़ है. मतलब कई बार जैसे सवालों को ये टाउ इज इक्वल dl/dt कई बार लेंथी सवालों को बहुत आसानी से सोल्व कर देता है. तो आपको वो चीज़ चमकनी चाहिए. तो ये आप पढ़ के एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर एक बार नोट्स वापस गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी सारी. बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन की, और हमारी हेडिंग रहेगी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन. ये प्योर रोलिंग जरूरी नहीं है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन तो कंबाइंड है, इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहे होंगे. सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर ये ट्रांसलेशन है रोटेशन है? ये तो मैंने सिखा दिया ना. प्योर रोटेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको बता दिया. ट्रांसलेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने बता दिया. सर ये कैसे चेक करेंगे कि ये मोशन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है? तो बस दोनों का मिक्सचर होगा तो वो होगा, पर थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बात समझ में आएगी. अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अगर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक व्हील लगा हुआ था, ये व्हील मस्त घूम रहा है आपके पास में ना, ये व्हील मस्त घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं. पर अगर ये व्हील था ये इस एक्सेल के अबाउट ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे कोई व्हील है वो एक्सिस के, ये एक्सेल है इसके अबाउट घूम रहा है. अब अगर जब तक एक्सेल रुका हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं. एक्सेल अगर चलना शुरू कर देगा तो ये मोशन कैसा हो जाए? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद मूव करना शुरू कर दे तो उस टाइम पे जो मोशन आपको दिखाई देगा बच्चों, दैट मोशन विल बी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए साइकिल है, साइकिल को आप स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए, स्टैंड लगा, मतलब पुरानी साइकिल मानी, पुराने वाली साइकिल जो आती थी, जो मुझे कंपनी याद नहीं आ रही कौन को, जिसमें स्टैंड दूसरा होता था, ऊपर उठ जाया करती थी, वो साइकिल है आपके पास में, आपने उसमें लगा दिया. अब आप उस पर पैडल घुमा रहे हैं तो टायर घूम रहा है मस्त अपना. तो क्या अगर आपको क्या वो एक्सल मूव करता, जो एक्सिस है उसको एक्सल बोलते हैं ना, क्या वो एक्सल मूव करता दिखाई दे रहा है? नहीं, वो रुका हुआ. तो कैसा मोशन है? प्योर रोटेशन. अब आप साइकिल चल रही है मस्त आराम से चल रही है, चलती है, तो उसमें क्या एक्सल मूव भी कर रहा है, व्हील भी घूम रहा है, तो आपके ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है. और ट्रांसलेशन कब होगा? आप साइकिल ब्रेक मार लीजिए, अब ब्रेक मार के चलाइए, कोई भी रोटेट नहीं कर, सिर्फ घिसी जा रही है साइकिल आगे, तो वो आपके पास में प्योर ट्रांसलेशन मोशन है. अब अगर हम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को अगर हमें समझना हो तो हम क्या समझे? तो आसान ये रहता है कि आप ट्रांसलेशन और रोटेशन को दोनों को ब्रेक कर लो अलग है. ट्रांसलेशन को अलग एनालाइज करो, रोटेशन को अलग एनालाइज करो, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ, तब जाके आपके लिए चीजें आसान रहेगी.
ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब भी आपके पास में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का मिक्सचर आए तो एक साथ आप सोल्व नहीं कर सकते, पहले ट्रांसलेशन को सोल्व करो, फिर रोटेशन को सोल्व करो, और फिर दोनों के रिजल्ट को सुपर इम्पोज कर दो। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें वेलोसिटी एनालिसिस की, वेलोसिटी एनालिसिस, ठीक है, तो आपको बोला गया भाई साहब एक व्हील है और ये व्हील ऐसे चल रहा है वेलोसिटी v से, और यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ये आपको बोल दिया। फिर आपको कुछ पॉइंट्स बोल दिए, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम D है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए E पॉइंट यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे। आपको बोला गया कि ऐसा मोशन है, तो क्या ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है? हाँ बिल्कुल है, बिकॉज एक्सेल आपको आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा मोशन है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ट्रांसलेशन अलग पढ़ते हैं, रोटेशन अलग पढ़ते हैं। तो अगर आप ट्रांसलेशन की वजह से देखेंगे, ट्रांसलेशन की वजह से, तो आप बताइए हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी कितनी है ट्रांसलेशन की वजह से। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ये बताया गया ट्रांसलेशन मोशन में कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब सेम होता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो इसकी भी कितनी होगी बच्चों? v होगी। b की भी कितनी होगी? v होगी। c की भी कितनी होगी? v होगी। d की भी कितनी होगी? v होगी। सबकी वेलोसिटी कितनी कितनी रहेगी? v बना दी। और अगर हम इसको ऐसे घुमाना शुरू करें, अगर ये तो हो गया सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन, और यहाँ पे एक और पॉइंट भी मार्क हुआ था e पॉइंट, तो उसकी भी कितनी होगी? v होगी। ये सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से पढ़ा, ये एक्चुअली मोशन है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब हमने इसको ट्रांसलेशन प्लस अब रोटेशन का इफेक्ट देखते हैं। अब सिर्फ घुमाइए, अब आप भूल जाइए कि एक्सेल चल रहा है। अगर सिर्फ घूमेगा तो प्योर रोटेशन मोशन है, तो उसमें इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा आर। इसकी नीचे की तरफ आएगी ओमेगा आर, इसकी इस तरफ आएगी ओमेगा आर, और इसके ऐसे ऊपर की तरफ आएगी ओमेगा आर। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट देखेंगे तो उसकी आएगी ओमेगा r/2। अब अगर आप नेट इफेक्ट देखें तो भाई साहब दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ए पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ से उठाई तो v, और यहाँ से उठाई तो इसी डायरेक्शन में ओमेगा, नेट कितनी बन गई? v प्लस ओमेगा। ये फाइनल जवाब है। फाइनल जो आंसर पूछेगा उसको मैं ये दिखाऊंगा, पर मेरे मन में जो था वो क्या था, मैं ट्रांसलेशन अलग सोल्व किया, रोटेशन अलग सोल्व किया। इस वाले पॉइंट की देखेंगे तो ट्रांसलेशन से पूछा कितना, तो उसने बोला v, इधर कितना? ओमेगा r। नेट कितना हो गया इसका? नेट हो गया √v² ओमेगा r का होल स्क्वायर। अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो इधर कितना? ओमेगा आर, इधर कितना? v, तो नेट कितना है? दैट इज v माइनस ओमेगा आर, दिस विल बिकम v माइनस ओमेगा आर। फिर इस तरफ अगर आप इस वाले पॉइंट की देखेंगे तो ऊपर की तरफ v और इधर कितना? ओमेगा आर, तो नेट इधर बन गया कितना? √v² प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट को चेक करेंगे जिसकी इधर है वेलोसिटी v और इधर आ गई ओमेगा r/2, अब इन दोनों का भी रिजल्ट निकाल लीजिए। तो देखिए कितना आसान हो गया। इसलिए हम प्योर रूलिंग मतलब इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ताकि हम अलग अलग सोल्व करना सीख जाएं और फिर दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसके रिजल्ट निकाल सकेंगे। तो बच्चों ये आपके पास में था वेलोसिटी एनालिसिस। अभी अपने बढ़ते हैं एक्सीलरेशन एनालिसिस पे। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास दैट इज एक्सीलरेशन एनालिसिस। इसमें क्या है आपके पास में, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है, तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसका एक्सेलरेशन है ए, रोटेशन की वजह से कुछ एक्सेलरेशन है अल्फा, और एक ओमेगा भी है आपके पास में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हुई। ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अगेन आपको बोला गया कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम है ए, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम है बी, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम है सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे वही पॉइंट है ई, कितनी दूरी पे? r/2 दूरी पे। तो आपसे पूछा गया हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन बताइए। तो अभी हम कैसे प्रोसीड करेंगे? मैं जानता हूं कि एक साथ तो मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले मैंने बोला एक गोला बनाता हूं, इस बॉडी को शो किया, और इसका सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस करूंगा। फिर मैं यहाँ पे एक रोटेशन मोशन की कोरस्पॉन्डिंग एक बनाता हूँ, ये रोटेशन मोशन है, और फाइनली इन दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा उनको मैं जोड़ दूंगा। तो ट्रांसलेशन की वजह से तो मुझे पता है जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही होगा, तो ये हर एक पॉइंट का बराबर आएगा। इसका भी ए, इधर डायरेक्शन भी सेम रख रहे हैं, देखिए आप, इसका भी ए, इसका भी ए, और एक और जो पॉइंट है आपके पास में उसका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कुछ ए। और फिर अगर ये प्योर रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है, प्योर रोटेशन की वजह से इसका कितना आएगा आपके पास में? यहाँ पे आएगा अल्फा आर, सही, एक इधर आएगा अल्फा आर, एक इधर आएगा अल्फा आर, और एक ऊपर आएगा अल्फा आर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये लिखते हैं ना अल्फा आर, ये अलग है। मतलब प्योर अगर रोटेशन में देखेंगे तो रोटेशन में अल्फा से घूम रहा है तो हर एक पॉइंट का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो बना दिया। एक सेंट्रीपिटल भी होता है, वो भी बनाना पड़ेगा। अगर वो बनाएंगे सेंट्रीपिटल तो इधर आएगा सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, इसका भी इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका भी इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका भी इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर आप एक और पॉइंट था उसका देखेंगे तो एक तो आ जाएगा उसका अल्फा r/2,
अल्फा आर बाई टू, और एक इधर आ जाएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर बाई फोर। अब आप दोनों का नेट देख लीजिए कितना आ रहा है, दोनों नेट रिजल्ट में बना लीजिए। तो ये ऊपर वाले पॉइंट का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा ए प्लस अल्फा, और इधर आ गया आपके पास में ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अगर आप इस वाले पॉइंट का देखेंगे, इस वाले का, तो इधर बन गया ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर आ गया आपके पास में अल्फा। इस वाले पॉइंट अगर आप चेक करेंगे तो इधर बन गया ए माइनस अल्फा, और ऊपर की तरफ बन गया ओमेगा स्क्वायर आर। लोग इस सेंटीमीटर को भूल जाते हैं, गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको ना, भूलना नहीं। ये बन गया ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, और ऊपर बन गया अल्फा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का देखेंगे तो इधर बन गया ए माइनस ओमेगा आर स्क्वायर बाय फोर, और इधर बन गया अल्फा आर बाय टू। ठीक है, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कभी भी कई बार से सवाल आ जाते हैं कि वेलोसिटी बताइए, एक्सेलेरेशन बताइए, तो इजीली हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों टर्म रहता है आपके पास में, उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एक स्पेशल केस है। प्योर रोलिंग में क्या होता है कि जो आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई एक सिलेंडर है, स्फीयर है, कुछ भी है, इसको ऐसे सरफेस पे चल रहा है ऐसे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ऊपर वाला है और इसका नीचे वाला है, मतलब ग्राउंड का और सरफेस का। तो इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, मतलब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। सीधे बात को समझे, स्लिप नहीं करना चाहिए, देयर शुड बी नो स्लिपिंग। अगर स्लीपिंग नहीं है आपके पास में तो उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। तो उस वो केस कब होगा, वो केस तब होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। मतलब इस वाले की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे, किसके ऊपर है, ऑन ग्राउंड, और जो बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसके ऊपर है, ऑन स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर की शेप है। तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, VA इज इक्वल टू VB होना चाहिए। अगर VA इज इक्वल टू VB है तो क्या होगा आपके पास में, प्योर रोलिंग होगा, और उसको बोलेंगे नो स्लीपिंग, वहाँ पे स्लीपिंग आपके पास में नहीं हो रही है। ठीक, और अगर कुछ ऐसा हो गया वैसा VA बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू VB, या फिर से कुछ उल्टा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, स्लीपिंग होगी। इसको कर दो, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर स्लीपिंग हो जाएगा, फिर इसको आप प्योर रोलिंग नहीं बोलेंगे। तो प्योर रोलिंग स्पेसिफिक केस है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। तो कोई मुझे अगर ऐसे बोले कि यहाँ पे एक कोई बॉडी है, वो ऐसे वेलोसिटी V है, यहाँ पे ओमेगा है, और ऐसे ग्राउंड के ऊपर चल रही है, तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या आएगी इसमें, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता है भाई। तो आप क्या बोलेंगे, सर मुझे कौन से पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे देखते हैं इसकी वेलोसिटी निकाल के, तो ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी आई V, और रोटेशन की वजह से इधर ओमेगा R। नेट वेलोसिटी कितनी है, V माइनस ओमेगा R। ये किसके बराबर होनी चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बराबर। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0, बिकॉज वो तो 4 है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा R इस वाले केस में। तो लोग ऐसे तो हमेशा V इज इक्वल टू ओमेगा R होगा, हमेशा नहीं है, कंडीशन समझना चाहिए बेसिक। अब मान लीजिए यही सेटअप आपके पास में प्लैंक पे हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे कुछ V वेलोसिटी जा रहा है, यहाँ पे कुछ ओमेगा से जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कुछ VP है। आपसे बोलिए, बताइए कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या आएगा आपकी बार, अब क्या बताइए क्या आएगा कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। हाँ भाई, तो आप क्या लिखेंगे, जो इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ V है, और रोटेट करने की वजह से ओमेगा है, तो इसकी कितनी होगी V, और पिछली तरफ आ गई ओमेगा R। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज V माइनस ओमेगा R। ये इसकी वेलोसिटी आ गई, ये किसके बराबर होनी चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है, VP, ये वाली कंडीशन बनी। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके पास में कि V इज इक्वल टू ओमेगा इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ये बिल्कुल गलत है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, तो आपने इसके स्फीयर के ऊपर आपने निकाला वेलोसिटी, उसको 0 के बराबर कर दिया। वहाँ पे वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी VP है, तो ऊपर से आपने वेलोसिटी निकाला और VP के बराबर किया,
समझ में आ रही है? प्योर रोलिंग। तो कभी आप सवाल में बोलते प्योर रोलिंग हो रही है मतलब एक रिलेशन तो आपको मिल गया। सिमिलरली इसका एक्सीलरेशन भी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन भी, सब चीज़ें आपके पास सेम होनी चाहिए। तो कई बार मान लीजिए ऐसे कुछ अल्फा होगा आपके पास में, तो आप बोल देंगे भी इस वाले केस में अगर यही होता कि इसका एक्सीलरेशन कुछ ए है और यहाँ पे ऐसे अल्फा से घूम रहा होता, तो आप बोलते ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू इसका एक्सीलरेशन वो कितना है, 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर होता ये कुछ ए से जा रहा होता, इधर कुछ अल्फा होता, तो आप बोलते ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो कभी प्योर रोलिंग की बात बोलते तो एक इक्वेशन तो फ्री फोकट में मिल गई आपको। अब बाकी इक्वेशंस आप ढूंढ के सोल्व करिए। अब जैसे आपके पास में जो सवाल रहते हैं, सवाल में ऐसे कुछ बोल देता है कि आपके पास यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, और आपसे बोला कि सब पैरामीटर निकाल के बताइए। यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन बोल दिया, प्योर रोलिंग हो रही है, सवाल में मेंशन है कि प्योर रोलिंग हो रही है। देखिए अगर प्योर रोलिंग हो रही होगी तब तो फ्रिक्शन रहेगा F, और अगर आपके पास में स्लीपिंग हो रही होगी तो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, इट इज म्यू के मल्टीप्लाई एन। अगर आपके पास में प्योर रोलिंग हो रही है तो कैसा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। अगर लग रहा है तो ऐसा भी हो सकता है बिना फ्रिक्शन भी प्योर रोलिंग हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और इसकी वैल्यू कुछ एफ होगी। तो अगर आपके पास में स्लीपिंग है, सवाल में बोल दिया स्लीपिंग है, तब फ्रिक्शन के बारे में दुखी नहीं होना, म्यू के मल्टीप्लाई एन डायरेक्टली फ्रिक्शन मिल जाएगा। पर बच्चों अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो आप फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं जानते, फिर आपको एफ लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग के सवाल तो घबराने तो आसान है यार, उसमें फ्रिक्शन मिल गया आपको। अब प्योर रोलिंग में दिक्कत रहे थोड़ा सा, यहाँ पे आपने एफ फोर्स लगाया तो मान लीजिए फ्रिक्शन कुछ पीछे की तरफ लगेगा। सर फ्रिक्शन पीछे ही क्यों लगा है, बिकॉज रोटेट भी तो करवाना है, बॉडी आगे चाहिए तो घूमेगी ऐसे, तो सेंटर के अबाउट इसका टॉप तो 0 हो जाएगा, तो ये फोर्स पीछे लगे तभी तो ऐसे घुमा पाएगा। अब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखेंगे, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक। फिर आप टॉर्क लिखेंगे, तो मेरे बेटा टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या फिर ऐसा पॉइंट जो रेस्ट पे हो। तो हमें सब मूव करता हुआ दिखाई दे तो हम इस पॉइंट के अबाउट लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आसान है लिखना। तो मैंने लिखा एफ मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई अल्फा, क्लियर। और थर्ड इक्वेशन क्या आ गई, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। कितने वेरिएबल हैं, ये फ्रिक्शन वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, अल्फा वेरिएबल है, और 3 इक्वेशंस है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यही सवाल कुछ ऐसा हुआ आपके पास, आपको ऐसे बोल दे नहीं अब की बार फोर्स सेंटर पे नहीं लग रहा, फोर्स कुछ एच हाइट पे लग रहा है, यहाँ पे एफ फोर्स लगा दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया फ्रिक्शन पीछे है। कई बार हो सकता है आपने जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी वो गलत हो जाए, सेंटर पे अगर लगाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे जाएगा, पर हाइट पे आप लगाएंगे तो हो सकता है कि फ्रिक्शन आपके पास में ना भी लगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप एफ नेगेटिव आ जाएगा उस केस में। अब इसकी इक्वेशन भी ऐसी बनेगी, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम, एक इक्वेशन होगी। टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो इसका टॉर्क है एफ मल्टीप्लाई एच, और फ्रिक्शन का भी ऐसे ही आएगा, दोनों सपोर्ट करें, देखिए ये भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा, प्लस स्मॉल एफ मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ए इज इक्वल टू अल्फा, ये तीसरी इक्वेशन। 3 इक्वेशन आप सोल्व कर लीजिए। तो कोई महाभारत नहीं रहती है सवालों में, सवाल सिंपल रहते हैं। अगर आपको बोल दे नहीं आपके पास में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब स्लीपिंग हो रही है, और स्लीपिंग हो रही है मतलब प्योर रोलिंग नहीं है, और प्योर रोलिंग नहीं होगी तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। अब ये इक्वेशन गई तो फायदा ही है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू तो मिल गई, तो आपके पास में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बचेंगे, एक ए वेरिएबल एक अल्फा वेरिएबल, बाकी सब नोन है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप सोल्व कर लीजिए। तो कभी स्लीपिंग का केस हो तो घबराना नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें तरीके तरीके के सवाल बनते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, सब अपने नहीं देख सकते, पर जो बेसिक थ्योरी है वो यही है इस चीज़ की कि आप फ्रिक्शन को डायरेक्शन मान लीजिए, फोर्स मान लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए। अगर आपने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो अपने आप वो उसकी वैल्यू नेगेटिव जाएगा। बच्चों अभी जो हम चीज़ देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है और उससे जेई भर के सवाल पूछता है। हम बात कर रहे हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की, दैट इज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग देखेंगे तो ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास में, यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे कुछ थीटा है, और यहाँ पे ऐसे एक बॉडी को आपने रख दिया। अब इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो प्योर रोलिंग हो सकता है आपके पास में, या फिर स्लीपिंग हो सकता है। तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तब मैं बता रहा हूँ आप कैसे इक्वेशन लिखेंगे। नीचे तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा, ठीक है, और पीछे तरफ क्या लग रहा होगा आपके पास में फ्रिक्शन, और प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैंने मेंशन कर दिया। फिर आप देखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी ट्रांसलेशन की, दैट इज mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m। सेकंड टॉर्क देखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है, दैट इज आई अल्फा। और थर्ड इक्वेशन आपके पास में वही आ गई, दैट इज a इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक, अब आप इसको सोल्व करते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती है दैट इज g sin थीटा
डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, और ये रिजल्ट का आपको रट्टा मारना है, ये रिजल्ट का रट्टा मारना है। अगर आपको एक्सेशन मिल गया तो आपसे पूरे एल दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट, इसको डायरेक्टली कर पाएंगे आप। समझ में आ गया। अब इसमें बोलता है भाई साहब कभी स्फीयर है कभी कुछ है, तो बताओ कौन जल्दी है कौन लेट है, तो आप एक्सेशन चेक कर लीजिए, जिसका एक्सेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी आएगा। फिर बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, ये वैल्यू आ जाती है जैसे एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई, ये दोनों रिजल्ट आपको रट्टा मार देने हैं कि इंक्लाइंड पे, क्योंकि बार बार सॉल्व करने में दिक्कत होती है आपको। ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिए कि जब आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग हो रही है, तो उस वाले केस में एक्सेशन क्या आएगा आपके पास में और फ्रिक्शन क्या आएगा, दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक, अगर आपको कोई म्यू गिवन है तो यहाँ से आप म्यू की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे मिनिमम म्यू कितना रिक्वायर्ड है, तो म्यू मिनिमम मल्टीप्लाई एम जी कोस थीटा, फ्रिक्शन कितना होगा एम जी कोस थीटा, इतना रहेगा म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई। तो यहाँ से म्यू मिनिमम मिल जाए कितना रिक्वायर्ड है। कभी इस वाले म्यू दे दे, अब आपको चेक करना पड़ेगा भाई साहब कि ये म्यू मतलब इस वाले केस में स्लीपिंग होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ से आप देख लीजिए म्यू मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, और उससे ज़्यादा है आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं, कम है, और अगर सवाल मेंशन है स्लीपिंग हो रही प्योर रोलिंग हो रहा है तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर सवाल में म्यू गिवन होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई इस वाले म्यू की कोरस्पॉन्डिंग प्योर रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ये दो रिजल्ट किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर प्योर रोलिंग। ध्यान रखेंगे आप ये बात, ओनली फॉर प्योर रोलिंग, ओनली फॉर प्योर रोलिंग। अगर स्लीपिंग हो रही होगी, इफ स्लीपिंग की अगर हम बात करें तो उससे केस ही अलग हो जाएंगे। कैसे केस अलग हो जाएंगे, अगर आप स्लीपिंग की बात करेंगे तो एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन कितना है बच्चों, म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम, एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनेगी म्यू एम जी, सेकंड इक्वेशन बनेगी बच्चों दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। समझ आ रही है बात, तो फिर तो बात ही अलग है। तो अगर स्लीपिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर स्लीपिंग नहीं है तो ये एक्सीलरेशन है, ये फ्रिक्शन है। और अगर कभी सवाल में म्यू पहले से गिवन है, इफ म्यू इज गिवन, इफ म्यू इज गिवन, तो अपन चेक करना पड़ेगा। तो पहले आप फिर चेक करिएगा कि स्लीपिंग है या फिर नहीं है, स्लीपिंग और नो स्लीपिंग। अगर नो स्लीपिंग वाला केस है फिर तो ये रिजल्ट लग जाएंगे, और अगर स्लीपिंग वाला केस है तो फिर वो बेसिक से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इससे कई सवाल आते हैं, आपको बोलते हैं एक डिस्क को छोड़ दिया, रिंग को छोड़ दिया, बताइए क्या, तो आप एक्सेलेरेशन चेक करिए, जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जल्दी आएगा। समझ में आ गई बात। बच्चों अब एक चीज़ देखिए, अगर कोई मुझे बोले कि एक बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, काइनेटिक एनर्जी कितना था, बोल दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई मुझे बोले यार एक बॉडी है वो रोटेशन मोशन कर रही है, प्योर रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, तो मुझे पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, तो अभी हम बात करें काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। ये आपका साउदर्न इंडिया 0.5 हो गया आई थिंक ना, देख लीजिएगा साउदर्न इंडिया 0.5, ये बात आप याद रखेंगे, साउदर्न इंडिया 0.5। तो अगर इसमें देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो क्या आती है देखिए, पहली बात एक फॉर्मूला कब लगाना है, जब बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है, तो क्या आएगा, दैट इज हाफ मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आता है। अब बॉडी कोई भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, यहाँ पे ICM आ गया। अब ऐसा नहीं है सर मेरी जो बॉडी थी वो तो कोई और एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट यही रहेगा, हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाफ ICM मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और इसका ओमेगा है v/2r, ठीक, और ये क्या है आपके पास में स्फीयर मान लीजिए, और कुछ ना बोले तो सॉलिड स्फीयर होता है ना, आपको सिर्फ स्फीयर बोल दिया, मेंशन नहीं किया होलो है कि सॉलिड है, तो आपको सॉलिड मानना होता है। तो अगर आप इसी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे सर, हाफ m सेंटर मास एनर्जी कितनी है v स्क्वायर प्लस हाफ ICM कितना आता है 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना है v स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बना इसने इसको मार दिया, तो ये टोटल बन गया mv स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 1/20। क्लियर, तो कितना बन गया आपके पास में, दिस इज mv स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 10 और 11 डिवाइड बाय 20, दिस इज 11/20 mv स्क्वायर। समझ में आ गई। सिमिलरली अगर कभी आपसे बात कर लें कि एंगुलर मोमेंटम बताइए ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन में, एंगुलर मोमेंटम आपको लीनियर मोशन में r क्रॉस p हो गया, रोटेशन मोशन में i ओमेगा हो गया। अगर आपसे पूछे एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है आर क्रॉस पीसीएम प्लस आईसीएम मल्टीप्लाई ओमेगा, आईसीएम मल्टीप्लाई ओमेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि पूरा मास जो आपके पास में है वो सेंटर पे कंसिडर्ड है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप ये वाली पहले वाली टर्म निकाल देंगे और फिर आईसीएम मल्टीप्लाई ओमेगा। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसके बोट रोटेट कर रहा है। एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझ में आएगी बात आपको। पर ये दोनों, जब खतरा क्या है यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन चेक करना, दोनों को ऐड करते हुए डायरेक्शन चेक करके ऐड करना, डायरेक्शन चेक करके ऐड करना है, ऐड करना है। लोग गलती करते हैं इसके अंदर, बहुत गलती करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक ये बॉडी है, ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे v से और ऐसे रोटेट कर रहा है v/2r से, ऐसे बोल दिया ना उसने। इसने बोला कि इस वाले पॉइंट के अबाउट निकाल के बताओ कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना है। क्लियर? तो हम बोलेंगे सबसे पहले r क्रॉस pcm है, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखिए v है, सेंटर ऑफ मास v से मूव कर रहा है। मान लीजिए पूरा मास बेसिन पे है, v से मूव कर रहा है, तो इसका कितना आएगा, दैट इज पहली वाली टर्म बनेगी r क्रॉस p, इसको फुल किया तो r आएगा, दैट इज mvr। सेंस कैसा है, अंदर की तरफ, सेंस कैसा है, अंदर की तरफ। प्लस अब दूसरा टर्म जोड़ते हैं इसके अंदर, अब ये है आईसीएम मल्टीप्लाई ओमेगा, तो आईसीएम ओमेगा भी ऐसे ही आ रहा है, बिकॉज ऐसे घूम रहा है, तो आप ये बन जाएगा आईसीएम बन गया, ये सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² ओमेगा आ गया v/2, आपने इसको जोड़ दिया, बात बन गई। पर अगर बच्चों यही ओमेगा ऐसा होता, यही ओमेगा ऐसा होता, तब यहाँ पे क्या आता, समझ में आ रहा है? तो जो आर क्रॉस पीसीएम का जो डायरेक्शन है वही अगर आई ओमेगा है तब तो ऐड होगा। अब देखिए आर क्रॉस पीसीएम का ये डायरेक्शन है अंदर की तरफ और आई ओमेगा बाहर की तरफ डायरेक्शन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अभी ऐड कर लेता हूँ, सेंस में ये पकड़ लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं पूछूं इस वाले बी पॉइंट के अबाउट बताओ, तो बी पॉइंट में देखेंगे तो आर क्रॉस पीसीएम की वैल्यू 0 हो जाएगी। वापस सुनिए, बी पॉइंट, क्योंकि ये जो आर क्रॉस पीसीएम है तो डिपेंड करता है कौन से पॉइंट के अबाउट है, ए के, बी के, सी के, तो ये वाली वैल्यू डिपेंड करेगी कि भाई साहब कौन से पॉइंट के अबाउट है, पर ये डिपेंड करेगा नहीं, ये तो आईसीएम ओमेगा रहेगा। तो हर एक पॉइंट ए के अबाउट में ये वाली टर्म ऐसे, बीसीएम बी के अबाउट अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी आर क्रॉस पीसीएम, बिकॉज ये यहीं से पास हो रहा है। ठीक, सिर्फ आईसीएम ओमेगा। सी के अबाउट अगर आप देखेंगे तो आर क्रॉस पीसीएम बच्चों किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट है, एंगुलर मोमेंटम बी के अबाउट अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ आएगा 2/5 mr² मल्टीप्लाई v/2r। पर अगर आप सी के अबाउट चेक करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो आएगा बाहर की तरफ, आर क्रॉस पी का, आउट ऑफ द प्लेन, और आई ओमेगा इनटू द प्लेन। अब क्या, दोनों सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो ये बनेगा -mvr, ये यहाँ पे r डिस्टेंस भी था ना ऊपर, और प्लस 2/5 mr² और ओमेगा v/2r। तो मास्टर बोल रहा है ध्यान से करिएगा, जब एंगुलर मोमेंटम लें तो आप दोनों को जब जोड़ें तो आप ध्यान रखिएगा भी दोनों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप उसे जोड़ सकते हैं। और ऐसे ही जोड़ देंगे तो बच्चों को गलत हो जाएगा। बच्चों रोटेशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती है, मतलब बहुत सारे, मतलब हर चीज़ को हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, पर मेजर चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी। एक पार्ट और है टॉपलिंग, उसको थोड़ा देख लेते हैं। टॉपलिंग कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इस वजह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपलिंग। टॉपलिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ऐसे ब्लॉक है। अब आप इस ब्लॉक पे ऐसे कुछ यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, या तो चलना शुरू कर देगा, तो चलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर ये इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग में जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हैं, वो टोपल हो गया, वो आगे नहीं चला, वो टोपल हो गया। तो टॉपलिंग वाले केस में क्या होता है, जो नॉर्मल होता है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है। नॉर्मल ऐसा नहीं सेंटर पे लगेगा, जैसे जैसे आप टोपल करेंगे वैसे वैसे नॉर्मल शिफ्ट होता रहेगा। नॉर्मल मान लीजिए यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो गया, तो वो अगर आपके उसमें चला नहीं है, आपको बोला गया कि बॉडी अभी चली नहीं है, तो अब नॉर्मल शिफ्ट हो गया। नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल ये करेगा दैट इज एफ मल्टीप्लाई एच, दैट शुड बी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एक्स हो जाए। टॉर्क को बैलेंस करना है ना हमें, तो टॉर्क को बैलेंस करना है किसी पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए इस वाले पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, तो एक mg आ गया आपके पास में। अब आप टॉर्क बैलेंस कर दीजिए सारे, तो अगर आप देखेंगे कि ये इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ये जो आपके पास में f है वो इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। नॉर्मल क्या कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल क्या कर रहा है बच्चों, बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये नॉर्मल भी इसको पलटाने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल क्या करेगा, भाई मेरी वजह से बॉडी पलट गई तो क्यों ना पास चला जाता हूँ, अगर पास चला जाऊंगा तो मैं, मतलब एक्चुअली ऐसा बन रहा है एक्सप्रेशन, एफ मल्टीप्लाई एच प्लस एन मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई, इसको कुछ बोल दीजिए, ये सेंटर से इसकी दूरी कुछ x/2 बोल दीजिए, तो x/2। अब मैं हमेशा कोशिश करें मैं पलटे ना, तो नॉर्मल क्या करे, नॉर्मल बोलेगा भाई इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकता मैं, नॉर्मल बोलेगा पास चला जाता हूँ, तो नॉर्मल की शिफ्टिंग होती रहेगी। शिफ्टिंग होने से क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू कम होगी तो ये टॉर्क कम रहेगा, तो वो बचने की कोशिश करेगा। जैसे आपको जो टॉपर करवाते हैं तो पहले बचने की कोशिश करता है, बचने की, जब आप ज़्यादा करें तब वो टॉपर कर जाएगा। तो टॉपलिंग में क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है।
नो में शिफ्ट हो जाए तो ये वाला केस आप देख सकते हैं इसमें। या फिर आपके पास में कभी इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे टॉपलिंग की बात कर ली, जैसे यहाँ पे एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, आपको बोल दिया कि भाई साहब टॉपलिंग हो जाए, तो टॉपलिंग एक यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा है, एक यहाँ पे mg cos थीटा लग रहा है, और एक कुछ नॉर्मल लग रहा है, कहीं पे भी नॉर्मल लग रहा होगा, और एक कुछ फ्रिक्शन वगैरह कुछ लग रहा होगा यहाँ पे फ्रिक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब स्लीपिंग हो जाए, तो स्लीपिंग होने वाले केस में क्या होना चाहिए, mg sin थीटा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू म्यू mg cos थीटा। दिस इज कंडीशन फॉर स्लीपिंग, कंडीशन फॉर स्लीपिंग। फ्रिक्शन अपना दम तोड़ दे, फ्रिक्शन बोले वैसे ज़्यादा वैल्यू मेरे पास नहीं है। अगर स्लीपिंग होगी तो बात ठीक है, अगर ये आपकी स्लीपिंग होगी, अब जब स्लीपिंग होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू नोन होगी आपको, अब फ्रिक्शन की वैल्यू नोन होगी तो एफबीडी कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे ऐसे mg sin थीटा, और यहाँ पे कुछ ऐसे mg को इधर mg cos थीटा। अब आप चाहते हैं टोपल ना हो, टोपल ना हो तो सब वैल्यूज पता है, आप इसके अबाउट टोटल बैलेंस कर लीजिए, इस वाले पॉइंट के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस कीजिए फिर आप, बिकॉज ये वाला पॉइंट एक्सीलेटिंग होगा फिर, बिकॉज अगर स्लीपिंग होना शुरू हो गया तो ये पॉइंट एक्सीलेटिंग हो गया, अगर ये पॉइंट एक्सीलेटिंग हो गया फिर आप इसके अबाउट लिख सकते नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर अगर आप सेंटर के अबाउट देखेंगे तो इसका टॉप जीरो, इसका टॉप जीरो, एक नॉर्मल कुछ आएगा आपके पास, नॉर्मल मान लीजिए इधर, तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई जो नॉर्मल की डिस्टेंस होगी यहाँ से x इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, इसकी साइड कुछ मान लीजिए a है पूरी, दैट्स मल्टीप्लाई a/2। तो नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा। नॉर्मल मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट करेगा, इस एज तक शिफ्ट करेगा। आप सोचिए जब टोपल होगा तो यहाँ से उठेगा ना, अब यहाँ से उठेगा सारा नॉर्मल यहीं पे चला जाएगा। तो नॉर्मल बोले वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब आपसे बोले भाई साहब कि कितनी लेंथ विड्थ का हो, तो ये मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम a/2। क्लियर, ये तो था आपके पास में, दिस इज टोपलिंग विद स्लीपिंग, टोपलिंग विद स्लीपिंग। तो अगर टोपल करवाना है तो ये वाला टॉप ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू दिस। अगर आपके पास टोपलिंग विदाउट स्लीपिंग, तो उसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा। अगर ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा तो आप इस वाले पॉइंट के ऊपर टॉप बैलेंस कर लीजिए, तो उसमें फ्रिक्शन तो गया, फ्रिक्शन टॉप तो आना ही नहीं है। यहाँ पे आना है mg cos थीटा का टॉर्क, और यहाँ पे आना है mg sin थीटा का टॉर्क, और नॉर्मल भी जस्ट टोपल हो रहा है यहीं पे आ जाएगा, तो जस्ट टोपल की कंडीशन सारा नॉर्मल अपने एंड पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस वाले केस में देखेंगे तो ये डिस्टेंस कुछ L मान लीजिए, कुछ H मान लीजिए, तो आप क्या देखेंगे, mg cos थीटा मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू mg sin थीटा मल्टीप्लाई H बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपलिंग में कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हैं जो आपने रोटेशन में पढ़ रखी है वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम रोटेशन का रिवीजन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बेसिक, जितना हमने बेसिक बातें की है ये अगर आप करके चले जाएंगे तो सवाल होने के चांसेस रहते हैं। सिंपल सवाल, कुछ डिफिकल्ट आ गया तो बच्चों उसके लिए आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने नहीं की है तो बहुत ज़्यादा तभी आप नहीं टाइम डिवोट कर पाएंगे। पर ठीक है, बेसिक चीज़ आपको पता होगी तो कोई आसान सवाल आएगा, कोई मीडियम लेवल का सवाल आएगा तो आप उसको ईजिली तोड़ फोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।